ये पूछते हैं क्या हुआ। पहले 3 परिवारों तक राजनीति से, ना पंच था, ना सरपंच था, ना तहसील पंचायत थी, ना जिला पंचायत। आज जम्मू कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा करें। मान्यवर, पहले चुनाव होते थे। मुझे एक सेना के रिटायर्ड जनरल मिले, बाद में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, अमित भाई, हमारा काम तो मुख्य सुरक्षा का नहीं था, वो तो भगवान भरोसे थी। सबसे बड़ा काम फर्जी वोटिंग करना था। कराते थी प्रशासन, हम इनकार करते थे। कई लोगों को मेमो दिए गए, फिर भी हम अड़े रहते थे। 3%, 4% वोटिंग होती थी। आज नरेंद्र मोदी के शासन में जिला पंचायत के चुनाव में 98.3%। जनरल इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग आजादी से। ये बताता है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है मान्यवर। और 63% हुआ और 1,000 करोड़ से रुपये से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर, क्यों हुआ, मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं अभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले, तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था। अहरनिश सुधर। मान्यवर, 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। मगर मोदी जी करते हैं, वो बताते नहीं है। मगर मुझे कुछ तो मालूम है, क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे, इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर, आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने ही नहीं पड़ते, हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड इस सदन को बताता हूं। 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ सर कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो माँ बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर, आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है। मान्यवर, मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी जिससे इनको सजा कराई जाए। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, ये कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त सेशन में पारित कर दिया गया और पोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। मान्यवर, ये कांग्रेस पार्टी ने इसके घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में पोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा कर रहे। और मान्यवर देखिए, पहली कैबिनेट में ही
इन्होंने पोटा के कानून को रद्द कर दिया। और कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी, आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो मान्यवर। इसके बाद क्या हुआ, 2005 में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलल्ला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007 2 बम धमाके हैदराबाद में, 44 लोग मारे गए। 7 यूपी में धमाके हुए, 13 लोग मारे गए। 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, 2008 आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए। 2008 आतंकी हमला हुआ, 246 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में 8 बम धमाके, 2008 अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 दिल्ली में 5 बम धमाके, 2010 जर्मन बेकरी बम धमाका, 2010 वाराणसी में बम धमाका, 2011 मुंबई में बम धमाका, 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गए मन में। और हमें पूछ रहे कि आपने क्या किया। 100 दिन तक पूछते रहे, कहां गए, क्या किया, क्या किया, क्या किया। अब मुझे बताओ भाई, 2005 से शुरू कर 2011 तक आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए, और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया। जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर, 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए। और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं। और कश्मीर में भी हुई, उरी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चेताया। पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चेताया। अब नहीं सुधरते हैं, दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं। पहलगांव में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा अमित जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते। बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते। आप किसको प्रोटेक्ट करें? वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं। आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार है, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारे काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में
अमेंडमेंट किया। इसके तहत अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं। मान्यवर, इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही है, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी दृढ़ता के साथ हमारा। मान्यवर, कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान्यवर, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को, अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर, 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते, और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं, और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता, धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र। कल हमें सवाल पूछे थे, और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी
चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया मान्यवर। और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था, कितना पैसा लिया गया, चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो आप? और आप प्रतिपक्ष के नेता हो और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई और साहब इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, कहते हैं वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। अब नेहरू जी का सर मेरे जैसा था साहब, तो हमारे महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि साहब आपके सर पर भी एक बाल नहीं है क्या, इसको चीन भेज दे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने इरिस्पॉन्सिबल जवाब। और अभी संधि की बात करें मान्यवर, मैं 71 के युद्ध में हमारा विजय हुआ, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा।